नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। वक्फ पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्ष के 10 सदस्यों का हुआ निलंबन। अगली बैठक 27 जनवरी को। दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है याचिका। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा, केजरीवाल को अपनों ने ही घेरा। आप विधायक राजेश ऋषि ने केजरीवाल पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया संगीन आरोप। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने ही मुझ पर करवाया था हमला, भाजपा आप पर हुई हमलावर। आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे की दबंगई पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर आपको घेरा। अमानतुल्लाह खां के बेटे पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। वहीं महिला एकल में मेडिसन कीज और अरीना सबलेंका ने बनाई फाइनल में जगह। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी बैठक के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामे के चलते सभी 10 विपक्षी सदस्यों को संयुक्त संसदीय समिति से निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष के सदस्यों की जेपीसी की 27 तारीख को होने वाली बैठक पर भी आपत्ति जताई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी बैठक पर हंगामे के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे विपक्ष की बहुसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार दिया। 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजेंट किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने भी मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है। ऐसे हाउस हो, पार्लियामेंट हो, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारी माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित कर दिया। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए। आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। वहीं दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए अब चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई रही है। इस बार कांग्रेस अपने प्रयासों से लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार में इसकी झलक भी दिख रही है। तीनों पार्टियों में लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करने की होड़ लगी हुई है। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रचार में जुटे हैं, जहां तमाम आरोप प्रत्यारोपों के कारण माहौल पूरी तरह से रोचक हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
आज मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे। कालूराम चौक पर नड्डा भाजपा मेहरौली उम्मीदवार गजेंद्र यादव के समर्थन में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उनकी दूसरी रैली शाम 7 बजे पालम में है। इस दौरान वो प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के लिए वोट मांगेंगे। और दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल की टीम न कोई काम कर पाई है, न कोई योजना पेश कर पाई। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है, परंतु जो काम उनको दिए गए थे क्या वह काम पूरे हुए? उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा, और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए? क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं, टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के स्कूलों को बदहाल बताते हुए कहा कि दिल्ली में हुए विकास को योगी आदित्यनाथ देखें और सीखें। योगी जी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए और उनका स्वागत है दिल्ली के चुनाव प्रचार में। जब दिल्ली आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, यहाँ के स्कूल अस्पताल के मॉडल को देखें जिसके दुनिया भर में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं, उनको बंद होने से रोकें, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करें। तो जब दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए तो इन बीजेपी वालों के बहकावे में नहीं रहे योगी जी। वो दिल्ली आए हैं तो उसका फायदा उठाएं और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ सीख के जाएं, उसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर शराब बिक्री में करोड़ों की कमाई करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पंजाब की शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ब्रांड शराब की ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पर बिकते ही नहीं है। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं। भाई दुकान पे तो आप वो चीज़ें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को ज़बरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियां पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब में शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। आम आदमी पार्टी पर विधानसभा की टिकटें बेचने के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला जनकपुरी से वर्तमान विधायक राजेश ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा की टिकटें बेचने का आरोप लगाया है। विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है, केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, आप हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहाँ भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है 1 नंबर का, लेंटर माफिया 1 नंबर का, और तो और उसकी तो कहानी ऐसी है कि पूरी कॉलोनी में चले जाओ तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। पंजाब सरकार द्वारा विभव कुमार को Z+ सुरक्षा देने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाया है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ही पिटवाया है। ऐसा नहीं होता तो वो विभव कुमार को बचाते क्यों? कि विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा।
मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर दिल्ली सरकार को एक बार फिर घेरा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के बवाना इलाके का एक वीडियो साझा करके उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति का हाल बताया है। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि सड़कों पर बहते सीवर, खुली नालियां, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, नल में पानी नहीं, ये नर्क नहीं, दिल्ली के बवाना का हाल है। स्वाति ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसी सुंदरता देख लंदन, पेरिस में जहां जगह जगह धरने हो रहे हैं, वहां की जनता मांग कर रही है कि हमें भी ऐसा विकास चाहिए। बधाई दिल्ली। तो दिल्ली चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पेट्रोलिंग के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे द्वारा दिल्ली पुलिस से बदसलूकी मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने इस मामले को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे ने एसएचओ के साथ बदसलूकी की और कहा कि वह विधायक का बेटा है। आप विधायक विदेशों में बैठे गिरोहों के साथ तालमेल बिठाकर जबरन वसूली कर रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक। सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। माता की क्यों भाई, किसान और जवानों के बीच में आया हूं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। बेलगांव तक जानी चाहिए आवाज। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, भारत माता की जय जवान, जय किसान। मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, हमारे राजस्व मंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र दादाजी भुसे जी, गिरीश महाजन जी, जय कुमार रावल जी, एनडीए के वरिष्ठ नेता नासिक के निवासी श्रीमान छगन भुजबल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे डॉक्टर विकास महात्मे जी, महामंडलेश्वर स्वामी सविदानंद जी, डॉक्टर शिवाजी राव जी, श्री दिलीप बोरसे जी, और आज इस विराट कार्यक्रम में आए हुए प्यारे जवान भाइयों बहनों और किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज इस स्थान पर और इस सम्मेलन में आकर जय जवान जय किसान एक नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और शास्त्री जी ने किसान, खेती और खेतीहर मजदूर और इसके साथ साथ सेना का मजबूत करना भी शुरू किया था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान और साथ में जय विज्ञान जोड़ने का काम किया। शिवाजी राव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान जय किसान और लेबोरेटरी मुद्रा परीक्षण की बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम किया। भाई और बहनों, सालों से
एक चर्चा थी कि किसान जो काम कर रहा है खेती का वो मुनाफे लायक नहीं, इसमें मुनाफा नहीं। मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती ये मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई ये टीवी वाले बैठ जाओ जरा, सब सेट कर मैं यहीं रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाओ भाई। ओ ब्लू शर्ट बैठ जाओ। भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं है कि इसकी भूमि में क्या क्या पड़ा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा है। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण की बात करी तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डालता था। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं, एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ जाएगी। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होने वाला है। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे प्रकल्प एक साथ लिए। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए इसकी व्यवस्था करें। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की।
मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार में हमारा माल बेचना है, तो हमें सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्टिफाइड भूमि भी चाहिए। ये दोनों का सर्टिफिकेशन ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव करेगी आने वालों दिनों में। भाइयों बहनों, इतने सालों से मांग थी, मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय ने। आने वाले समय में मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहां पर ड्रिप इरिगेशन से होती है। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में। आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है।
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया है। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर आज मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजी राव और विकास जी का सम्मान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया हूं। मैं आज इस मंच से एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है ये तीनों चीजें आप करेंगे, और फिर से एक बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वचन वचन के लिए मैं आप तो महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।